नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सांसद कृष्णपाल यादव की। दरअसल मध्य प्रदेश से सांसद है कृष्णपाल यादव, जो धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने पादप महाकुंभ में शिरकत की। आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी में उनका जो है भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर संसद पहुंचे कृष्णपाल यादव धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उनका आयुर्वेद से अलग ही लगाव है। जब उनको मालूम हुआ कि आगामी कुंभ में गुरुकुल द्वारा पादप कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वो भी इस कुंभ में अपनी सहभागिता देने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आयुर्वेद को सर्वोपरि बताया। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा पादप महाकुंभ का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। जिस तरह से कोविड महामारी में आयुर्वेद ने परचम लहराया है, इससे आयुर्वेद को लोगों ने नजदीक से जाना है। निश्चित रूप से आगामी कुंभ में उत्तराखंड की प्राचीन जड़ी बूटियों से लोगों को जानने का इसके बारे में मौका मिलेगा। जितने रिसर्च एलोपैथी पर की गई है, अगर इतना आयुर्वेद पर ध्यान दिया जाता तो आज आयुर्वेद कहीं और ही होता। वहीं इस मातृभूमि को भी उन्होंने नमन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में गंगा होने से आयुर्वेदिक पौधों की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार के सांसद प्रतिनिधिमंडल में आयुष मंत्रालय का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार आयुष को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि आयुर्वेद ही एक सही विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और जल्द ही केंद्र की सरकार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाती हुई नजर आएगी। साथ ही उन्होंने देश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने में आयुर्वेद की भूमिका को भी बहुत अहम बताया। आपको बता दें कि जिस तरह से गुरुकुल द्वारा पादप कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और कड़ी जो है वो जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको पादप कुंभ में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको लेकर के आयुर्वेद को भी नई पहचान मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर आयुर्वेद की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आयुर्वेद को उन्होंने सर्वोपरि बताया है और साफ तौर पर कहा है कि इससे जो पूरा देश है, पूरी दुनिया है, उसमें आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि आयुर्वेद पर आधारित पादप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो पौधे होते हैं जिनसे इलाज हो सकता है, ऐसे पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही उनकी गुणवत्ता के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा पहले ही कहा कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। सच्चाई तो वाकई यही है कि जितनी रिसर्चेस एलोपैथिक मेडिसिन से हुई है, उतनी रिसर्चेस आयुर्वेद पे कभी नहीं हुई। ना ही इस तरह के कुंभ कभी किसी ने ऑर्गेनाइज किए, ना इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। पर ये बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के कुंभ सभी जगह होना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेद को एक पहचान मिले, लोग उन वनस्पतियों को पहचान सकें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, जिनके उपयोग से, क्योंकि आयुर्वेद हमें प्रकृति के बहुत करीब ले जाता है और जब तक हम अपनी प्रकृति से प्यार नहीं करेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और ज़रूर इसका लाभ पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को मिलेगा। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की आखिरी बैठक हुई और आपको बता दें कि इस बैठक में भी खूब हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि नौबत तो हाथापाई तक भी आ गई थी। आपको बता दें कि दौरान राव आफाक की सदस्यता को लेकर के सवाल उठे, तो जिला पंचायत बोर्ड की आखिरी बैठक हंगामेदार रही। हाथापाई तक की नौबत इस दौरान आ गई थी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष निलंबित किए जाने पर कोर्ट की शरण में जाने की उन्होंने बात कही है। दरअसल हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राव आफाक अली को पंचायत राज सचिव द्वारा तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाने के बाद हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब खड़ंजा कुतुबपुर सीट से बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने राव आफाक की सदस्यता पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि राव आफाक को बोर्ड की बैठक में बैठने का अधिकार ही नहीं है। इतना सुनते ही राव आफाक को गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई
और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी तक देने लगे। बाद में विधायक देशराज कर्णवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष चौधरी समेत कई सदस्यों के बीच बचाव के बाद हंगामा शांत हुआ। दरअसल राव आफाक को जिलाधिकारी हरिद्वार ने एक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है और उसके बाद ये बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। हरिद्वार जिला पंचायत की इस सत्र की अंतिम बैठक जिला पंचायत कार्यालय में हुई। आपको बता दें कि बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली को पंचायत राज सचिव द्वारा निलंबित किए जाने के बाद बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में हंगामे और अपने पर लगे आरोपों पर बोलते हुए राव आफाक अली का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उपाध्यक्ष पद से निलंबित किया गया है, ना कि मेरी सदस्यता खत्म हुई है। मैंने कहा मुझे लिखकर दे दो, मैं बैठक से उठकर चला जाऊंगा, मगर ना तो अपर मुख्य अधिकारी और ना ही अध्यक्ष ने मुझे ये लिख कर दिया। मेरे द्वारा बैठक में क्षेत्र के विकास के कार्यों का मुद्दा उठाया गया था, मुझे निलंबित किया गया है, मगर जिला पंचायत अध्यक्ष भी बर्खास्त है और विजेंद्र चौधरी भी जिला पंचायत से बर्खास्त है। तो कुल मिलाकर जो बैठक हुई उसमें खूब हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा बरपा है और नौबत हाथापाई तक भी आ गई थी, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं और इस बैठक में जो बाकी सदस्य थे वो भी बचाव करते हुए नजर आए ताकि जो बात है वो यहाँ पर बिगड़े ना। अब कुल मिलाकर देखना होगा कि आगे इन तमाम पहलुओं को लेकर के किस तरह से जो जिला पंचायत का बोर्ड है वो इनका समाधान करता है। उपाध्यक्ष पद से सस्पेंड किया गया, इन्हें यही पता नहीं कि सदस्यता समाप्त हुई। मैंने कहा लिख कर दे दो, मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। ना अपर मुख्य अधिकारी ने ना अध्यक्ष ने लिख कर नहीं दिया। 1 घंटा मीटिंग लेट करी। ये जनप्रतिनिधि इनके नौकर नहीं है जो 1 घंटा पहले आकर बैठ जा। काम विकास के लिए कम से कम एक सदस्य का 1.5 2 करोड़ का आ रहा, कोई सदस्य यहाँ काम मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। नई टिहरी से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी का बयान सामने आया है। दरअसल धन सिंह नेगी ने कहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस को टिहरी विस्थापितों की याद आ जाती है। आपको बता दें कि टिहरी विधायक धन सिंह नेगी बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों के लंबित प्रकरण 2 महीने के अंदर हल हो जाएंगे, उसका समाधान होगा। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, एक भी आदमी का विस्थापन नहीं हो पाया। कांग्रेस और पीडीएफ की सरकारों पर उन्होंने टिहरी बांध के साथ साथ जो लोग थे उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि हमने राजस्व गांव घोषित किए हैं, हम लोगों ने रस्सी करने का काम किया है, चाहे 835 से नीचे हो या ऊपर हो, जमीन उसके एक ही कैटेगरी बनाकर पात्र विस्थापित किए गए हैं और श्रेणी करने का निर्णय भारत सरकार की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पॉलिसी तय करने पर समय लगता है, कांग्रेस के लोगों को अपनी बुद्धि विवेक ठीक कर लेनी चाहिए। टीएसडीसी बांध विस्तार से समय बात करती है, तो अगर वो टीएसडीसी बांध विस्थापितों को लेकर के डिबेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार हूं। धन सिंह नेगी ने ये कहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो टिहरी बांध विस्थापितों को लेकर के राजनीति कर रही है। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी को टिहरी बांध विस्थापितों की याद आने लगी है, जबकि जो त्रिवेंद्र सरकार है वो टिहरी बांध विस्थापितों के अधिकारों को लेकर के पूरी तरह से सजग है और उस दिशा में काम भी कर रही है। तो अब कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तराखंड में सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है और ऐसे में टिहरी बांध विस्थापितों का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग रहते हैं वो किस पर ज्यादा यकीन करते हैं, वो कांग्रेस पर यकीन करते हैं या फिर बीजेपी पर यकीन करते हैं। ये तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उसके बाद साफ है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव में को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और टिहरी बांध विस्थापितों के मुद्दे को लेकर के किस पार्टी की जो जमीनी पकड़ है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है, ये भी चुनाव में देखने वाली बात होगी।
हुई है उसमें 2 माह के भीतर सभी समस्याओं का समाधान होगा। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, संपार्श्विक क्षति नीति बनाई थी, लेकिन 2017 तक उस नीति के तहत एक भी आदमी का विस्थापन न करना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने, पीडीएफ की पिछली सरकार ने टिहरी बांध विस्थापित के साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा छलावा किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक के नाते हमने राजस्व अकाउंट घोषित किए हैं, हमने लोगों को रजिस्ट्री करने का काम किया है, हमने जो है 835 मीटर से नीचे की जमीन और 835 से ऊपर की जमीन को एक कैटेगरी मानकर पात्र विस्थापित की श्रेणी को तय करने का निर्णय हमने भारत सरकार की बैठक में करवाने के लिए कहा है। हुई है रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे एक गांव में एक हाथी की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल ये हाथी कॉर्बेट से इस गांव में पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान इसकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल रामनगर के गोजानी गांव में आज सुबह कॉर्बेट पार्क से निकलकर आए हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। हाथी कॉर्बेट पार्क से निकलकर खेतों में घुस गया था। आपको बता दें कि खेत में रोशनी के लिए बल्ब लगाए गए थे। इसी दौरान जैसे ही हाथी ने बल्ब को पकड़ा तो हाथी करंट की चपेट में आ गया, जिससे हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि हाथी पिछले 1 महीने से इस क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों को परेशान कर रहा था। गांव के खेतों में जमकर उत्पात मचा रहा था। अब तक कई एकड़ की फसल भी बर्बाद कर चुका था। हाथी की मौत की सूचना मिलने के बाद कॉर्बेट पार्क के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी को पोस्टमार्टम की उन्होंने बात कही है। अब जब हाथी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि हाथी की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि हाथी की मौत जो है वो करंट लगने की वजह से हुई है और इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथी की मौत की वजह क्या निकलकर सामने आती है। ये ग्राम गोजानी क्षेत्र में सुबह मेरे पास सूचना आई कि एक हाथी की मृत्यु हुई है। मौके पे आके मैंने देखा तो यहाँ बिजली का तार लगा हुआ है पास में। संभवतः यहाँ हाथी आया है और इसने बिजली का तार पकड़ा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। और ये जो गोजानी क्षेत्र है ये कोरबट की सीमा से 150 मीटर की दूरी पे है। खबर कोटद्वार से है, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक, आपको बता दें कि नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक जो है मनीषा जोशी, नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक हैं ये। इन्होंने अब पदभार यहां पर संभाल लिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनका जो फोकस है वो युवतियों को जागरूक करने की और रहेगा। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने कोटद्वार मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थों के साथ बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं। तो आपको बता दें कि नवनियुक्त एएसपी ने पदभार संभाल लिया है। दरअसल उत्तराखंड शासन द्वारा पौड़ी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मुख्यालय प्रदीप राय का स्थानांतरण अपर पुलिस अधीक्षक यातायात हरिद्वार के पद पर किया गया है, जबकि उनकी जगह पर आईआरबी द्वितीय हरिद्वार की उप सेनानायक मनीषा जोशी को अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार बनाया गया है। नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि महिलाएं और युवतियों की घर से भागने की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हर महीने में कोतवाली में ऐसा एक केस दर्ज हो रहा है। इस तरह की घटनाओं से लड़कियों के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यातायात और पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। कोटद्वार पार्किंग की व्यवस्था न होने से दिक्कतें आ रही हैं। बिना जन सहभागिता के ये नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा ताकि प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। तो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नवनियुक्त एएसपी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से करती हैं, क्योंकि एक और अवैध खनन की समस्या है। उसके अलावा युवतियों को जागरूक करना उनके लिए आसान नहीं होगा। उसको लेकर के उन्हें जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। लेकिन अगर ये उनकी जिम्मेदारी है तो उनके साथ साथ ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है और उम्मीद करेंगे कि इस जिम्मेदारी में जो नवनियुक्त एएसपी हैं उनको जो जनता है वो अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगी, ताकि जो इलाका है वो पूरी तरह से
अपराध मुक्त हो सके, जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का जल्दी से समाधान हो सके। मेरा पहला दिन है, मैंने ज्वाइन किया है और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। पहले तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का ही है मेंटेनेंस, ताकि एकदम शांतिपूर्वक सभी लोग आराम से जीवन यापन कर सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्राथमिकताओं में एक ट्रैफिक रहेगा, पार्किंग्स वगैरह जो भी है, जो इंक्रॉचमेंट्स है उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं। मेन एक और प्रायोरिटी रहेगी जो महिलाएं या जो लड़कियां यहाँ से जो भाग रही हैं, हर महीने एक केस लगभग यहाँ दर्ज हो रहा है, तो इसमें मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ, चाह रही हूँ, ताकि लड़कियों से और जो महिलाएं, क्योंकि अकेले यहाँ सिंगल गार्जियनशिप ज़्यादा है, उनसे पर्सनल मेरा लेवल पे डायलॉग रहे, उन पे अवेयरनेस प्रोग्राम रहे, ताकि इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं जिससे लड़कियों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ रहा है वो बंद हो। मेरा पहला दिन है, मैंने हरिद्वार से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो घटना है वो लक्सर की है, जहां गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें कि इस घटना में 4 बाइक और एक ठेली इस ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गई। आपको बता दें कि ट्रक के नीचे दब गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो अभियान था वो शुरू कर दिया था। जो ट्रक था उसको सीधा किया गया, जिसके बाद जो वहां पर यातायात की जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त की गई। आपको बता दें कि इस संबंध में मौके पर उपस्थित लोगों का कहना है कि ट्रक की रफ्तार तेज थी और जल्दी लाइन में लगने के चक्कर में ट्रक अपना संतुलन खो बैठा और जो ठेली वहां पर लगाई गई थी उसके ऊपर पलट गया, जहां पर लोगों ने स्वयं दौड़कर अपनी जान बचाई। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस संबंध में व्यापार मंडल लक्सर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा है कि ओवरलोड ट्रक बड़ी संख्या में मिल में आते हैं और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान देता है और ना ही पुलिस। तो कहीं ना कहीं ओवरलोड होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगाया जाए, ताकि जो हादसे हैं उनकी संख्या में गिरावट आ सके। ओवरलोड था और इधर से काफ़ी तेज़ी में आ रहा था और नंबर 2 की लाइन में लगाने के लिए फिराक में था, क्योंकि इधर कोई भी जिधर ये पलटा है इधर वापसी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये पुल के नीचे से ले जाकर गलत लाइन में लगाना था और ये ओवरलोड भी इतना इसमें, इसके नीचे 4 मोटरसाइकिल, एक बहुत गरीब आदमी की ठेली और उसका बहुत नुकसान हो गया। ये तो शुक्र है कि इसके नीचे कोई आदमी नहीं आया और ओवरलोड इस समय चरण सीमा पर है। ओवरलोड की वजह से ना तो पुलिस उस पर ध्यान दे रही है और ना कोई भी इस पर ध्यान करके यहाँ से आ रहे थे। हम यहाँ खड़े थे जी, साइड में 3 जने थे और ये गाड़ी इधर से आई है जी और एकदम नीचे से हमने ध्यान पड़ गया और हम देख के एकदम भाग गए, बाइक बीच में छोड़ के भाग गए जी। और गाड़ियाँ जहाँ हम खड़े थे वहाँ ये बिल्कुल आन के ऊपर गिरी आन के हमारे। देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।